प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 11th क्लास में अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है मियां नसीरुद्दीन। कृष्णा सोबती इसकी लेखिका हैं और ये एक आत्मकथा यानी लेखिका ने के साथ ये सब हुआ था जो इस चैप्टर में उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है। साहबो उस दिन अपन यानी मैं मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते। मटिया महल यानी कि जैसे पहले मिट्टी के महल घर बने होते थे, तो लेखिका कहती है यदि मैं उस दिन मटिया महल की तरफ से न गुजरती तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में, तो ये तीनों बातें यहाँ बताई। राजनीति में भी जो माहिर थे, साहित्य में भी और कला में भी जो हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में, यानी जिस स्थान से लेखिका गुजर रही थी वहाँ राजनीति में माहिर व्यक्ति भी थे, साहित्य में भी और कला में भी। उस जगह में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन, नानबाई होते हैं जो अनेकों तरह की रोटियां बनाते हैं, उसमें के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो मैं पहचानती और कैसे उठाते लुत्फ होता है आनंद उठाना उनके मसीही अंदाज का, और कैसे मैं उनके मसीही अंदाज का लुत्फ उठाती। हुआ यह है कि हमें एक बार दोपहर के समय जामा मस्जिद के आड़े पड़े, आड़े यानी नज़दीक लगे हुए मटिया महल के, वही बात है मटिया महल के गडैया मोहल्ला, ये मोहल्ले का नाम है गडैया, उसकी तरफ निकल गई। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर, एक छोटी सी दुकान, अंधेरी दुकान पर, यानी छोटी सी थी तो वह अंधेरी तो अपने आप में ही थी। फटाफट से ही आटे का ढेर सनते देख ठिठके, आटे का बहुत बड़ा ढेर साना जा रहा था, यानी कि गूथा जा रहा था। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, तो लेखिका कहती है कि उसे देखकर मैंने सोचा कि शायद सेवइयों की तैयारी की गई होगी, जैसे हम सेवइयाँ बनाते हैं तो काफ़ी सारा आटा गूंथते हैं। पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। लेकिन जब मैंने पूछा कि ये किसकी दुकान है तो पता लगा कि ये तो खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर मैं खड़ी हूँ। मियां मशहूर हैं, जो मियां नसीरुद्दीन है काफ़ी मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए, यानी कि वे 56 तरह की रोटियां बना सकते हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया, तो लेखिका दुकान पर चली जाती है और अंदर की तरफ झांक कर देखती है मियां नसीरुद्दीन चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे, यानी कि वे चारपाई पर बैठे थे और बीड़ी पी रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, यानी कि उनकी काफ़ी आयु हो चुकी थी, साफ झलक रहा था उनके चेहरे पर। आंखों में काया भोलापन, काया होता छाया हुआ भोलापन, उनकी आंखें स्पष्ट बता रही थी कि काफ़ी भोले भाले व्यक्ति हैं। और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर, और उसके दुकान में जितने भी कारीगर थे वो सारे अपने काम में काफ़ी अच्छे थे, बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। उनके तेवर अलग से दिखाई दे रहे कि ये तो बहुत ही अच्छे कारीगर हैं। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। जैसे ही मियाँ जी लेखिका की तरफ देखते हैं तो वे कहते हैं फरमाइए, कहिए। झिझक से कहा, लेखिका झिझक जाती हैं, थोड़ी हिचकिचाहट होती है और कहते हैं आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। देखो बेटे आगे ना डोट लगी हुई, इसका अर्थ होता बात पूरी नहीं हुई है, यानी लेखिका इससे आगे भी कहना चाहती थी कि अगर आपको समय हो तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इस तरह से वो आगे भी कहना चाहते थे लेकिन कुछ कहा नहीं। मियां नसीरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। पंचहजारी अंदाज होता है जो राजा महाराजा जैसे हम पूरा रोब से हामी भरते हैं किसी काम के लिए, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा। और वे कहते हैं हाँ आपके लिए हम थोड़ा सा वक्त निकाल ही लेंगे, पर यह तो कहिए कि आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा यानी कि फिर लेखिका की तरफ घूर कर देखते हैं और कहते हैं मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। अखबार नवीस होते हैं अखबार छापने वाले, यानी कि संपादक। तो लेखिका कहती हैं आप संपादक तो नहीं हो। लेखिका से मियां नसीरुद्दीन कहते हैं यह तो खोजियों की खुराफात है। खोजियों की खुराफात यानी कि रिपोर्टर के बारे में कहा इन्होंने कि वे तो रिपोर्टर ऐसी शरारत करते हैं, यानी कि जो संवाददाता जो अखबारों में छापने के लिए खबरों को इकट्ठा करते हैं। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। तो लेखिका से कहते हैं वो मियाँ जी कि मैं तो जो अखबार बनाता है उसको भी निठल्ला समझता हूँ और अखबार जो पढ़ता है उसको भी मैं तो निठल्ला ही मानता हूँ। हाँ कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है, अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको अखबार पढ़ने से क्या काम है। खैर आपको यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए। तो वह कहते हैं अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो, आपने इतनी तकलीफ उठा ही ली है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप, हमसे क्या पूछना चाहते हो। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। तो वह कहते हैं कि मैं ये जानना
चाहती हूँ, लेखिका पूछती है कि आप ये जो अनेकों तरह की रोटियां बनाते हैं, यह शिक्षा आपने कहाँ से हासिल की। इल्म का अर्थ होता है शिक्षा, पढ़ाई नहीं। हम किसी भी काम को सीखते हैं तो वो भी एक शिक्षा ही होती है। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, यानी वो लेखिका की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर तरेर कर बोले। तरेर कर होता है थोड़ा सा गुस्से में बोलना। क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? तो वह कहता है कि जब नानबाई है तो क्या वह शिक्षा लेने के लिए कहीं और जाएगा? इल्म होता है शिक्षा, यानी जो नानबाई थे क्या वो नान बनाने के लिए, रोटियां बनाने की जो शिक्षा है उसको प्राप्त करने के लिए किसी और के पास जाएगा? क्या नगीना साज के पास, जो नगीना जड़ने वाले हैं उनके पास जाएगा? क्योंकि वे ये कह रहे थे कि मैं तो रोटी बनाता हूँ, मुझे ये शिक्षा लेने के लिए कहीं और जाने की क्या ज़रूरत थी? क्या आईना साज के पास, जो आईना बनाते हैं उनके पास? क्या मीना साज के पास, या फिर जो मीना साज होते हैं चूड़ियाँ बनाने वाले, या फिर उनके पास मुझे जाना पड़ेगा? या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली से मुझे सीखने जाने के लिए जाना पड़ेगा? क्या फरमा दिया साहब, आपने ये क्या कह दिया? यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा, यह तो हमारा खानदानी पेशा है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा, तो वह कहते हैं अगर आप शिक्षा से संबंधित पूछना ही चाहते हैं तो मैंने जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही, यानी अपने वालिद होता है पिताजी, उर्दू भाषा का शब्द है, अपने पिताजी उस्ताद से ही मैंने ये सब कुछ सीखा है। मतलब यह है कि हम घर से न निकले तो कोई पेशा अख्तियार करेंगे। तो वे कहते हैं कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे, कुछ ढूंढने के लिए जाएंगे, कुछ नौकरी पेशा ढूंढेंगे, तो हमें कोई ना कोई पेशा काम अवश्य ही अधिकार के रूप में हमें मिलेगा। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, यानी लेकिन जो मियाँ नसीरुद्दीन थे उनके पिताजी भी नानबाई थे और दादा भी, उनका जो हुनर था वही उनसे जो मियाँ थे उन्होंने प्राप्त किया। और वालिद मरहूम के उठ जाने पर यानी मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद आ बैठे उन्हीं के दिए पर, मैं उन्हीं के स्थान पर आकर बैठ गया। यानी कि जहाँ अब मियाँ नसीरुद्दीन जी नानबाई हैं, वहीं पहले इनके पिताजी भी नानबाई थे, उसी स्थान पर। आपके वालिद, तो लेखिका पूछती है कि आपके पिताजी? मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, यानी कि वे अपने पिताजी की यादों में खो जाते हैं। कुछ देर चुप रहते हैं, लगा गहरी सोच में है। लेखिका कहती मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ गहरा ही सोच रही हैं। सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? ऐसा लगा कि क्या शायद उनकी आंखों के सामने उनके पिताजी का चेहरा जीवित हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे। तो वे कहते कि मियाँ जी कि मेरे पिताजी काफ़ी प्रसिद्ध थे, मियाँ बरकत शाही। तो वे अपने पिताजी के नाम के बारे में बताते हैं कि मेरे पिताजी बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से वे प्रसिद्ध थे। और उनका वालिद यानी कि हमारे दादा, यानी कि जो मियाँ नसीरुद्दीन थे उनके दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। तो उन्होंने अपने दादा के बारे में बताया कि मेरे जो दादाजी जी थे वो आला नानबाई मियाँ कल्लन के नाम से प्रसिद्ध थे। आपको इन दोनों में से किसी न किसी की भी कोई नसीहत याद है? तो लेखिका उनसे पूछते क्या इन दोनों में से, यानी लेखिका पूछते क्या आपके पिताजी और आपके दादाजी, इनमें से किसी ने आपको कोई नसीहत दी? नसीहत होता है हम किसी भी काम को करते हैं और सामने वाला हमें उस काम को अच्छे तरीके से करने के बारे में बताता है। नसीहत काहे की मियाँ? तो वे कहते हैं कि शिक्षा किस तरह की? काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। तो वे बताते हैं अगर हम काम नहीं करेंगे तो सामने वाला हमें कितनी भी नसीहतें क्यों ना देता रहे, हमें वह काम नहीं आएगा, हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। बजा फरमाया है, यानी आपने सही कहा है। पर यह तो बताइए कि जब हमने भट्टी की ओर इशारा किया, यानी लेखिका ने भट्टी की तरफ इशारा करके पूछा मियाँ जी से, इस काम पर लगे, यानी आपने जब नान बनाना यानी रोटियां बनाना शुरू किया तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। तो आपके पिताजी ने आपको शिक्षा देने के तौर पर कुछ तो कहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कुछ काम करने के लिए बाहर जाते तो हमारे पेरेंट्स हमको बताते कि आपको इस तरह से करना है, ये नहीं करना। तो इस तरह का सवाल जो लेखिका है वह मियाँ नसीरुद्दीन से पूछ रही है। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी 2-3 कश खींचे। तो नसीरुद्दीन साहब क्या कर रहे थे उस समय? बीड़ी पी रहे थे। तो जल्दी से उन्होंने 2-3 कश खींच लिए। बीड़ी पी रहे थे, फिर गला साफ किया, फिर खंखारा और बड़े अंदाज से बोले, बड़े ही मस्त अंदाज से उन्होंने कहा अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता ही देते हैं। अगर आप हमसे कुछ जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता, तो हमारे यहाँ जैसे स्कूल में जाते तो इनके यहाँ मस्जिद में जाते हैं, तो ये कहता है कि हमारे यहाँ जब बच्चा उस्ताद के पास पढ़ने के लिए बैठता है तो उस्ताद कहता है, तो हम
बच्चे के उस्ताद कहते हो, बच्चे का गुरु कहता है कह अलीफ, तो गुरुजी समझा रहे होते हैं अलीफ को हो, बच्चा कहता है अलीफ। कह बे, तो बच्चा क्या कहता है बे। कह जीम, तो बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है, और ये सब बताते हुए जो उस्ताद है, गुरुजी हैं, सिर पर हाथ धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान चढ़ता है। और शागिर्द यानी कि जो शिष्य होता है वह ऊंचाइयों को प्राप्त करता चला जाता है, सफलता प्राप्त करता चला जाता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी, एक तो हमें शिक्षा ही ऐसी दी जाती है, और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ देकर दे डाली, तो बीच में ही बात छोड़ देते और सामने से एक व्यक्ति जा रहा था। मीर साहिब उसकी तरफ देखकर कहते हैं, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना हो आना हुआ, पर क्यों, कि आप सुबह नहीं आए, आप सुबह क्यों नहीं आए। मीर साहब ने सिर हिलाया। वे सिर हिलाकर कहते हैं, मियाँ अभी लौट आते हैं तो बताएंगे, अब वापस जब मैं आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना, तो लेखिका फिर उससे पूछती है कि आप शायद किसी दूसरी तरह की पढ़ाई के बारे में मुझसे कह रहे थे। इसके बाद हम कल चैप्टर पढ़ेंगे आगे। यहाँ तक आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से और स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझना है।